हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जैसा आपको पता है कि एनपीसीआई 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो प्लान कर रहे होंगे अब और टारगेट कर रहे होंगे एनपीसीआई को, जिनकी एक ठीक ठाक रैंक आई होगी। तो उनको जैसा पता है कि एनपीसीआई में गेट स्कोर कार्ड जो होता है वो मेनली बस आपके इंटरव्यू कॉल के लिए होता है और उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स ही होते हैं जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए काफी स्टूडेंट हैं जो अभी सर्च कर रहे होंगे कि यार कहीं से हमें इंटरव्यू की गाइडेंस मिल जाए। तो इंटरव्यू की गाइडेंस वही दे सकता है जिसने उसको क्रैक किया हो। तो आज मेरे साथ हैं देव, और देव ने 2024 में एनपीसीएल क्रैक किया है। तो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि कैसे हम एनपीसीएल इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। सारी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जब नोटिफिकेशन आया तो क्या इन्होंने सोचा कि कैसे हमें ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, फिर इन्होंने फॉर्म भरा, उसके बाद फिर पैनल में इन्हें कितने लोग मिले, किस तरीके से इंटरव्यू हुआ, तो सारा डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो ये सारा इंटरव्यू आपके लिए वर्थ होने वाला है। तो सबसे पहले वेलकम देव। थैंक यू सर। एंड रियली सर ऑनर कि आपके साथ स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया। तो देव, सबसे पहले ये बताओ मुझे कि लास्ट ईयर 2024 में तुम्हारी कितनी रैंक थी, और जब एनपीसीएल का नोटिफिकेशन आया तो आपका क्या सोचना था, उससे क्या मानना था उस समय? सर एक्चुअली मेरा 501 रैंक था, तो उसमें मेरा ये सोचना था कि इतना सोचा नहीं था कि पहले की कुछ आएगा कुछ। तो बात सर था कि एक अपना ऑप्शन है बीसीएल, तो उसमें जी जान लगा देते हैं, क्योंकि इसमें तो बस एक कट ऑफ क्लियर करना ही है। उसके बाद तो इंटरव्यू में जो है गेम उसमें खेलना है। तो सर इसके लिए सर वो क्या कि जैसे नोटिफिकेशन आया तो मैं ऐसे अप्लाई कर दिया था। तो ऐसा डील में था कि शायद आ जाएगा, जनरल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर हो गया। उसके बाद सर जैसे वो नोटिफिकेशन आया तो मैं फॉर्म भरने के बाद ही सर आपसे एक बार डिस्कशन भी किया था कि आप बोले थे कि जितना पढ़ रहे हो फिर से आफ्टर टेक्निकल, उसके साथ ये भी थोड़ा देखते रहो उसे। तो मैं इसे देखता भी रहता था, जैसे कुछ टाइम उसके लिए भी डिवोट किया था मैंने अपने दिन का। तो वैसे वैसे मैं अपना प्रिपरेशन करता गया था, और फिर जैसे ही वो लिस्ट में आ गया नाम की, मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ इंटरव्यू में, तो फिर उसमें सर वो मैं ज्यादा और मतलब एफर्ट डालना शुरू कर दिया। ओके ओके। तो ये इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था आपका, किस सिटी में हुआ था? सर ये मेरा मुंबई में हुआ था। बेसिकली सर एपीसीएल में जब अप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कहाँ पे साइट में प्रेफरेंस देंगे। तो आपको वहाँ पे जैसे कैगा में ऑप्शन मिलता है, और आपका मैप्स में मेड्रास पावर स्टेशन जो चेन्नई में, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है। नरोरा में है, उसमें भी आपको ऑप्शन जो नोएडा में है, और आपको हेडक्वार्टर जो है मुंबई में ऑप्शन मिलता है। तो एनपीसीएल का जो आप फॉर्म भरेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं। क्योंकि सर उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है। कि पहला फैक्टर है कि जैसे जो साइट से रिडंड हेडक्वार्टर, उसमें अगर आप जाएंगे तो जो साइट्स में अगर आप जाएंगे तो एक पर्टिकुलर आपको एक रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप आपको बोल दिया जाएगा। उससे जाके आपको वो लोग पिकअप कर लेंगे। तो उसमें आपको पिकअप कर लेंगे, तो फिर वो वहाँ की जो गेस्ट हाउस है उसमें आप रहेंगे, जैसे बीआरसी में होता है सेम खाना पीना वहाँ पे रह के, फिर अगले दिन आप इंटरव्यू पे आपको फिर वहीं पे छोड़ के आ जाएगा। पर मुंबई में जो क्या है कि वो आपका पूरा लॉजिंग फूजिंग कैसे आप जाएंगे पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगा। और सेकंड चीज ये है कि जो जो इंटरव्यू एनपीसीएल का जो इंटरव्यू डिपेंड करता है किस साइट पे दे रहा है। जैसे अगर हम मुंबई में देखेंगे तो वहाँ पे सब बीआरसी के साइंटिस्ट होते हैं, तो उस लेवल पे आपको इंटरव्यू में ले जाएगा, देखते हैं पूरे डेप्थ में आपको खींचेंगे कि मतलब डेरिवेशन डायग्राम फेजर डायग्राम पूरा आपको बनवाएंगे वहाँ पे बैठ के, जैसे बीआरसी में होता है एकदम वैसे ही होगा आपको। तो वो ओके एक मैटर करता है साइट का आपका कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके। तो ये ऑप्शन चुनना भी थोड़ा सोच समझ के होना होगा। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। तो जैसे आप वहां गए इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले पैनल में कितने लोग थे, कुछ याद है आपको? सर पैरेलल में अराउंड 8 होंगे लोग। तो उसमें क्या है कि सबके अपना अपना स्पेशलिस्ट होंगे सबका। तो सबका हर एक डिपार्टमेंट, जैसे सिंक्रोनस के लिए एक सर होंगे, डीसी के लिए एक सर होंगे, वो ऐसे होंगे, और एक बीच में एक चेयरपर्सन सर होंगे। तो वो आपसे पहले क्वेश्चन करना शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन, सब एक एक करके आपको एंगेज करेंगे। तो वो एक ओके पूरा ओके। घूम रहे राउंड तो आप, टेबल होता है। ओके, राउंड टेबल में सवाल होते हैं। तो वहां जब आप गए तो आपसे पहला मतलब क्या, किस टाइप का डिस्कशन हुआ था, क्या सवाल पूछे गए थे आपसे? तो सर बेसिकली जब मैं वहाँ पे एंटर हुआ था, तो एंटर होने के बाद एंटर होने के बाद सर वो पहले ऐसे आपको पूछते हैं कि आप कहाँ से आए। तो ऐसे जनरल टेक्निकल में इतना एचआर क्वेश्चन में जाएंगे नहीं कि वो बस आपसे पूछेंगे कहाँ से। फिर आपसे अगर आपका कोई आप फ्रेशर हो कॉलेज के, तो आपका कॉलेज प्रोजेक्ट वो पूछता है। तो इनिशियली वो उसी से जाना कोशिश करेंगे, या फिर आप अगर
पहले कोई कोर सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है तो वो उसमें पूछेगा कि आप क्या करें, फिर धीरे धीरे वो घुसेगा। या फिर जैसे मेरा कंसल्टेंसी में था तो इतना उसका कुछ था नहीं, तो वो फिर मेरे को एंगेज किया। मेरा पहला क्वेश्चन था आपका थ्री फेज रेक्टिफायर के ऊपर। तो पीछे एक बोर्ड था, तो वहाँ पे वो जाके पूरा डायग्राम बनाना पड़ा था, कैसे वर्किंग वो एक्सप्लेन करना पड़ा था। उसके बाद सर वो क्वेश्चन पूछा चेयरमैन सर ने कि जो आपका इन्वर्टर ऑपरेशन, तो वो पूरा ड्राइंग करके उसको दिखाना पड़ा था कि कैसे 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन आ एक रहा है। और बार repeat- एक बार थोड़ा सा ग्लिच आया था वीडियो में। तो अच्छा थ्री सर, फेज रेक्टिफायर के बाद आपसे क्या सवाल पूछा गया था? सर 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ इन्वर्टर, ओके ओके, 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ, जैसे ऑपरेशन ऑफ हमारा इन्वर्टर कंडक्शन 120 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो 180 डिग्री 180 बिल्कुल। कंडक्शन मोड वो मेरे को थ्री 180 फेज। डिग्री पूछा था इन्वर्टर में। तो ओके उसके बाद इन्वर्टर में सर वो पूरे पूरा आपके पीछे बोर्ड होगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या है कि वो बीच में पूछता है कि अगर ये अगर आ गया तो क्या, तो बीच में सर वो लास्ट में मेरे को रेक्टिफायर में ले गया कि ऐसे अगर लोड है तो फिर एलआर लोड होगा तो फिर वो कैसे बीटा चेंज होगा, वो देखना चाहते थे कि मेरे को लोडिंग का आइडिया है कि नहीं, कैसे चेंज होता है डायग्राम। तो फिर उसके उसके बाद वो, पर ऐसा है कि सर बीच में जैसे शीशे रेक्टिफायर में कुछ कुछ जगह में अगर मेरे को आता किया था, वो लोग मेरे को हेल्प किया था, तो फिर मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ ऐसा है। तो आपको टाइम देंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा तुरंत रैपिड फायर नहीं होगा, दे विल गिव यू टाइम कि आप सोचिए, आपको एंगेज करना है, बस वही बात है। उसके बाद सर जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट खत्म हो, उसके बाद एक सेट था जो सिंक्रोनस में आए। तो सिंक्रोनस मशीन में सर वो पूछा था मेरे से कि जो सिग्निफिकेंस क्या है कि एक्सेल। एक चीज चाहूंगा देव, जैसे काफी स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे, तो आपसे जब पहला क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछा गया, तो उससे पहले आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया था, या डायरेक्टली उन्होंने एक रैंडम क्वेश्चन बोला कि थ्री फेज नहीं सर, रेक्टिफायर वो के बाद? पहला सर मेरे से रेक्टिफायर पूछा, उसके बाद सर उसके बाद से उसने पूछा था कि क्या पढ़ के आए हो, जो ओ, वो है बोर्ड पे लिख दो। उसके बाद उसने पूछा था। तो वही है कि सर मतलब आपका वो सब्जेक्ट पैटर्न ये है कि आप कुछ भी कीजिए, बट ऐसा नहीं कि आप सपोज मैं अगर बोल दूं मैं नेटवर्क पढ़ के आया हूं या ऐसे पढ़ के आया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटवर्क से पूछेगा। मेनली 4 सब्जेक्ट है, उसको फोकस करेगा ही करेगा। एक है मशीन फुल्ली अच्छे से, और पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट। तो मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कंट्रोल सिस्टम आप रखना चाहते हैं अपना 5th सब्जेक्ट हिसाब से, तो पीआईडी कंट्रोलर जो प्रोसेस पैरामीटर से कैसे इंडस्ट्री में यूज होता है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर जो कैसे आपको वर्क कर रहे हैं वो पूरा, जो पीआईडी का जो प्रोसेस पैरामीटर क्या है उसका अच्छे से आपको पता होना चाहिए, अगर कंट्रोल सिस्टम में बोल रहे हो। और बेसिकली 4 में अगर आप अच्छे से एंगेज करेंगे तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए बात करें, तो कोर के लिए कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक वाईटी में भी सेशन लिया था, मैंने वहां पे इंपॉर्टेंस बताई थी कोर सब्जेक्ट की। स्टूडेंट सिर्फ इतना ना सोचें कि यार कोर सब्जेक्ट हमने कर लिया है तो सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आप देखिए इंटरव्यू में भी, चाहे कोई भी इंटरव्यू, चाहे वो बार्क हो, चाहे एनपीसीआईएल हो, या कोई भी इंटरव्यू हो, कोई आईआईटी आईआईएससी का भी इंटरव्यू हो, तो कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन पूछना आसान होता है, इंटरव्यूअर को ये जानना आसान हो जाता है कि यार ये जो पर्टिकुलर पढ़ के आया है उसमें उसको एक, जब हम एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, तो वो वहां कंफर्टेबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया इलेक्ट्रिकल में मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। रैंडम देखिए, उनसे बिना पूछे कि आपका सब्जेक्ट क्या फेवरेट है, उन्होंने थ्री फेज रेक्टिफायर पूछा। इसका मतलब वो चाहते हैं कि कोर में आप स्ट्रांग रहें। ठीक है, तो और बताइए, और देव क्या पूछा? मैंने आपको बीच में हाँ इंटरप्ट किया तो मैं सर, फिर बता। नहीं सर, फिर बीच में सर जो सिंक्रोनस मशीन, जो मशीन वाला सेट है, उसने मेरे को पूछा था कि यार तुमको वो सब ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट ये रिएक्टेंस जो है थे वो तुमको पता है कुछ? तो फिर मैंने बोला क्या थे। तो इसमें सर मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने क्लास में अच्छे से समझाया था कैसे चेंज हो रहा है, क्यों आ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपने फॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाए थे शुरू में, आपने अच्छे से कराया था पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस होने से पहले। तो वो सर मैंने अच्छे से पूरा बोर्ड में समझाया उनको, तो वो खुश हो गए थे उसमें देख के। तो वो अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद सर जो था सर उसमें, उसके बाद सर एक सर था जो ट्रांसफार्मर में गया था, कि वो पूछा था कि जो ट्रांसफार्मर के बारे में जो हम कंस्ट्रक्शन में पूछा था, सीआरजी स्किल क्या है, उसकी यूज करते हैं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर उसने पूछा था थोड़ा। उसके बाद सर ट्रांसफार्मर वाला सर फिर पूछ रहा था कि आपका जो ग्राउंडिंग वाले पूछे थे कि जो ग्राउंडिंग वाला पार्ट है उसको कैसे, क्या क्यों करते हैं, क्या है उसके बाद। तो जैसे ग्राउंडिंग में पूछा, फिर वो सिंक्रोनस वाले सर आ गए कि अ, हम ग्राउंडिंग क्यों, अगर ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या जरूरत है करने का। तो उसका आपको फिर, हेलो, हाँ, हाँ हाँ। तो
तो फिर वो ग्राउंडिंग पे फिर ट्रांसफॉर्मर के थे, तुरंत वो सिंक्रोनस वाला भी वो कनेक्ट कर दिया कि हम क्या करते हैं उसमें, फ्लोटिंग पॉइंट न्यूट्रल मेरे को समझाना पड़ा था उसको कि कैसे हो रहा है पूरा, ऐसे ऐसे जा रहा है एक फेज में बढ़ रहा है, तो उसको पूरा उसको समझाना पड़ा था। तो ये चला। उसके बाद सर ट्रांसफॉर्मर वाला सर ने पूछा था कि यार अगर डीसी में चलता है तो उसके बाद देखिए पल्स सेटिंग दूंगा तो फिर कैसे आएगा वेव फॉर्म, ड्रॉ करो वो पल्स सेटिंग अगर मैं दूंगा तो कैसे आएगा वेव फॉर्म, तो वो ऐसे दिखाना पड़ेगा करंट ऐसा आ रहा है, तो वो पूरा अच्छे से दिखाया। उसके बाद सर जो चेयरमैन सर थे वो पूछे कि एरर और एक्यूरेसी के बारे में क्या क्या जानते हो, एक ही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो उसके बाद वो मैंने बोला। उसके बाद सर थोड़ा सा पीछे है, उसने पूछा था कि जो एक मैडम थी उसने पूछा था कि पावर सिस्टम में कि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है, दो ट्रांसमिशन लाइन, एक ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आ गया तो फिर क्या चेंजेस आएगा लोड एंगल उस सब में, तो फिर वो पूरा ग्राफ बना के इसमें भी सर आपने पूरा अच्छे से समझाया था। हाँ सर, दो ट्रांसमिशन में फॉल्ट आएगा तो उसका सर वो कैसे क्राइटेरिया आता है जो स्टेडी स्टेट में, वो भी सर आपने पढ़ाया था पूरा ग्राफ दिखा के, तो उससे पूरे एक्सप्लेन किया था। उसके बाद वो पूछा था कि इसकी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, डार्क लैम्प मैटर सिंक्रोनाइजेशन, ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा था। और पूछा था कि अगर दो जनरेटर एक साथ कनेक्टेड है और एक चेंज आया आपका मैकेनिकल स्ट्रीम इनपुट में, तो फिर वो कैसे कैसे चेंजेस आएगा, तो ऐसे पॉइंट्स पे बता दिया, उसके लिए बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा था। और उसके बाद सर उसने पढ़ा था कि डीसी के बारे में कुछ पढ़ के आए हो, तो बोला हाँ सर पढ़ के आयो। तो फिर वो पूछा था कि ये एमएनए क्या है, जीएनए क्या है, कुछ आइडिया है, तो फिर उसका आर्मेचर रिएक्शन दिखा, मैंने उसको समझा दिया कि कैसे क्या है पूरा है। तो उसका फिर क्वेश्चन उतना कुछ था नहीं उसके बाद वो, तो ये पूछा। उसके बाद सर बेसिक ऐसे पूछा कि क्यों आना चाहते हो एनपीसीएल के बारे में क्या है, ऐसे दो तीन लाइन पूछा। उसके बाद ऐसे सर फिर बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। तो यही था ओवरऑल इंटरव्यू वहाँ पे क्या था। ओके, मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर वो कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कोई भी अगर वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का रीजन भी पता होना चाहिए, एंड रिजल्ट लेके नहीं जाना है। अगर वो डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन कम्पिटिशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हर चीज का रीजन पता होना चाहिए कि आर्मेचर रिएक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वहीं से क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है कि भाई जीएनए एमएनए बोल दिया तो जीएनए एमएनए है क्या, कैसे शिफ्ट होता है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, क्यों हो रहा है। तो ये सारे रीजन आपको पता होना चाहिए। और फिर आपका अगर कॉन्फिडेंस दिख जाता है, क्योंकि अगर आपको आता है और कॉन्फिडेंस दिख जाता है तो हो सकता है क्वेश्चन आगे ना भी जाए, मगर अगर आप उनको लगा किसी भी पॉइंट पे तो वो हर चीज का रीजन पूछना चाहेंगे, और वो रीजन आपको पता होना चाहिए, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो पावर सिस्टम में फॉल्ट एनालिसिस हो, चाहे सिंक्रोनस मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, या फिर थ्री फेज रेक्टिफायर हो। तो जितने भी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं, पहली बात तो कोर सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, कोर सब्जेक्ट में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपको जब आप पढ़ते हैं तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे टॉपिक से रिलेटेड हो, उस टॉपिक्स में आपको बिल्कुल डेप्थ में जाना है। कोई भी फंडामेंटल पॉइंट को छोड़ना नहीं है कि हाँ यार ये ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं हमें मानना है। तो फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करके चाहिए और कोर सब्जेक्ट पे अच्छा होल्ड करके जाइए। ठीक है। और देव, कोई आप अपनी तरफ से कोई ऐसा इनको सजेशन देना चाहते हैं? हाँ सर, मेनली सर ये है कि मैं इतना बोलूंगा कि बस इसका जो है बस वो कट ऑफ के लिए आपका काम करेगा। बट इतना मैं बोलूंगा कि आप अगर अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे, आपका जो आने वाला जैसे इंटरव्यू, जैसे अपने यहाँ पे जितने लोग हैं सबका सब पीजीसीएल क्लियर हो गए थे, क्योंकि आपका जो बेस बन जाता है तो आपके पास एक एक करके इंटरव्यू सबका क्लियर होता रहेगा। तो इस बार भी अगर सेम तरह का वैकेंसी का ट्रेंड रहा तो आपका मल्टीपल पीएसयूज में आपका सिलेक्शन होगा, लास्ट ईयर जैसे हुआ था। और जैसे कि सर मैं इसमें बोल रहा हूँ कि जो आप एक जनरल आइडिया जैसे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आधा लोग कंफ्यूज, मैं एक टाइम पे कंफ्यूज था उस टाइम पे लास्ट ईयर में। तो ऐसा मैं सर बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप एनपीसीएल में आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें दो टेक्नोलॉजी, एक एलडब्ल्यू और एक पीएचडब्ल्यू। तो पीएचडब्ल्यू का जो टेक्नोलॉजी है वो मेनली सर अपने नॉर्दर्न साइड में, जैसे कि नरोरा हो गया, काकरापर हो गया, कैगा हो गया, फिर रावतभाटा हो गया, फिर गुजरात में सूरत हो गया, और मेड्रास पावर स्टेशन है। और बाकी जो एलडब्ल्यू टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ आपके कुडनकुलम में, जो अभी उस पर बाकी जो प्रोजेक्ट्स आने वाला है कोवाडा और बाकी डेटा को, तो वो सोच के आप एक बार फॉर्म कीजिए कि आपको क्या चाहिए। और जो आपका जो इंटरव्यू है उसका जो मार्क्स है बहुत वाइटल है, क्योंकि आपका जो क्या, आपको कौन सा टेक्नोलॉजी एलोकेट होगा, आपने जो चूज किया आपको मिलने वाला कि नहीं मिले, वो आपके इंटरव्यू मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके बाद बाकी जो इन 1 ईयर, इस 1 ईयर में अगर आपका कोई नया कुछ ट्रांसफर वगैरह कुछ होना है तो वो भी आपका उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू मार्क्स कितना है, आप किस पोजीशन पे आ रहे हैं। फिर एक साल बाद आपका ट्रेनिंग के मार्क्स पे डिपेंड करेगा आपका पोस्ट। फिर विद इन दिस 1 ईयर योर इंटरव्यू मार्क्स विल एक्चुअली डिसाइड कि आपका कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना चाहता है कि नहीं। तो ये मैं बोलूंगा कि बस क्लियर करने की सोच में नहीं है, अच्छे से दीजिए, क्योंकि एक अच्छा आप अगर रैंक है तो आपको बाद में एक में हेल्प होगा कि आपको कुछ अगर बेनिफिट लेना है तो आपको उस रैंक के बेसिस पे आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू और सो मच। सर
हाँ हाँ और बताइए। सर ये बोलूंगा कि अगर जो पढ़ना है सर, इम्पोर्टेंट चीज सर ये मैं बोलूंगा कि अगर प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर जो सिंक्रोनस मशीन है सर, उसमें सर अच्छे से पढ़िएगा कि जो कनेक्शन होता है, मोटर लगा दिया तो फिर एक फॉल्ट आएगा तो मोटर कैसे क्या फॉल्ट को फीड करेगा, वो वाला पार्ट। फिर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनोस्कोप का, फिर टाइप्स ऑफ फॉल्ट और सर्किट ब्रेकर्स और प्रोटेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्विच गियर प्रोटेक्शन वो घुसेगा। जैसे कि मेरे को सर एक बस की था, उस समय सर मेरे को पता नहीं था बस की का क्या है कि 2.5 बस की, 1.5 बस की, तो इतना 2 मेन बस है 1.5 बस मेरे को पता नहीं था। तो वो एक आइडिया आपको लगना चाहिए। और जो टाइप ऑफ आपका जो एक्साइटेशन है, तो वो सर जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉपर जो सेकंड फेज ऑफ द पावर सिस्टम है, जैसे फॉल्ट एनालिसिस, स्टेडी स्टेट एनालिसिस और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सिस्टम में। और आपका जो मशीन से पार्ट है, स्पेशली फोकस करना चाहिए सिंक्रोनस जनरेटर पे, क्योंकि ये पावर प्रोडक्शन पे है, तो सिंक्रोनस जनरेटर पे आपको किसी को ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट। और इंडक्शन में अगर देखेंगे तो लोड कैरेक्टरिस्टिक को स्पीड कंट्रोल वाला कार्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना ज्यादा चाहिए। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली जैसे वो एक ओवरऑल आइडिया रही कि लोड के साथ कैसे चेंज हो, क्योंकि गेट के प्रिपरेशन में अगर फॉर्मूला पे ना गया होंगे तो आपको आता होगा कि कैसे ग्राफ बनाया जाए होगा। तो फॉर्मूला पे फोकस मत कीजिएगा, मैं बोलूंगा कि डेरिवेशन आना चाहिए, कि अगर कोई उठे आपको पूछे तो वो आना चाहिए, तो वो थोड़ा क्लियर रखिएगा, तो आप बाकी इंटरव्यू में तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच देव, इतने वैल्यूएबल थैंक यू सर। इंफॉर्मेशन के। एक चीज और करना देव, मेरे को ना व्हाट्सएप कर देना जितने भी तुम्हें टॉपिक याद आते हैं, तो जितने इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं एटलीस्ट हम उन्हें अपनी तरफ से टॉपिक बता देंगे कि यार ये टॉपिक, एक शॉर्ट वीडियो या एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दे देंगे जितने इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है तो सर। उन्हें पता चल जाएगा यार ये टॉपिक तो मुझे करके ही जाना है। ठीक है, तो जितने हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो एनपीसीएल का फॉर्म भर रहे हैं, तो जरूर स्टे रहिएगा हमारे को यहाँ पे, हम सेशन जरूर करेंगे, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो होगा, चाहे नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको ये बता दूंगा कि देव ने कौन कौन से टॉपिक बताए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच देव, थैंक यू है ना, सर। है ना। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और देव को भी फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ठीक सर। है, ओके, थैंक यू।